हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज। आज से आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग काफी ज्यादा क्वेरी कर रहे थे कि सर अभी तक बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लॉन्च नहीं हुआ है, कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या इसमें हमें पढ़ने होते हैं, वो सारी जानकारी आपको अभी दी जाएंगी। ओके, तो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आप लोगों को एग्रोनॉमी का भी सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। मैं आप लोगों को एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगा। तो एग्रोनॉमी के अंदर क्या होता है कि दो सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी एंड सेकंड वन इज इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। हमें ये दो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी क्या होते हैं, 3 क्रेडिट के होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक सप्ताह जो क्लास चलेंगे आपके, उसमें क्या होगा कि आपके 2 थ्योरी के क्लास होंगे और एक आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल का क्लास होगा। और जो इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें आपको ये 2 क्रेडिट के क्लास होते हैं। इसमें आपको एक थ्योरी का क्लास मिलेगा और एक क्या होगा, इसमें एक प्रैक्टिकल का क्लास मिलेगा। तो बार बार क्वेरी आपकी ये आ रही थी कि सर कब से आप बैच स्टार्ट कर रहे हो एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी हम लोगों के पूरे टीम के पास कि एग्रीकल्चर में होते क्या है कि सबसे ज्यादा बच्चे बीएससी, जो ज्यादा से ज्यादा बायो ग्रुप के बच्चे होते हैं जो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर करने आते हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं जो मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं। तो उनको कोई दिक्कत ना आए बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि बच्चे जब आते हैं यहाँ पे तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं कि सर यहाँ पे तो बाइलिंगुअल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी खोजते हैं। सिंपल सी बात है, आप बायो ग्रुप से हो, मैथ ग्रुप से हो, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो, आपको सारा लेक्चर, सारे क्लासेस जो होंगी वो इंग्लिश में कराई जाती है। तो आप हिंदी मीडियम से हो, आपको दिक्कतें आ रही हैं कि मुझे दिक्कत हो रहा है, इंग्लिश थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है सर, टाइम लगेगा। तो उसमें डीएनएस की टीम पूरा सपोर्ट करती है आपको कि आप स्टार्टिंग में किस तरह बाइलिंगुअल पढ़ो। बाइलिंगुअल करते करते आपको क्या करना है, आपको भी अपने साइड से ये कोशिश करनी है कि इंग्लिश पकड़ते जाना है। ओके, स्टार्टिंग में टीचर क्या काम करते हैं, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाते हैं, वही काम डीएनएस जो हमारी डे नाइट स्टडी है वो आपके साथ ये काम करती है कि आपको एक चलना सिखाती है कि आप स्टार्टिंग में हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो। इस पूरे जर्नी में आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आप प्रॉपरली इंग्लिश पे पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आते आते आप क्या करो कि फुल्ली आप इंग्लिश में अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करो। ओके, तो इसे पूरा डिजाइन करने में, एक वेल स्ट्रक्चर देने में टाइम लग गया, क्योंकि बाइलिंगुअल करने में टाइम लगता है दोस्त, क्योंकि आपको सारी की सारी लेक्चरें, सारा पीपीटी, सारा क्लासेस जो भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो सारा बाइलिंगुअल होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा टाइम लग गया। एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं आपको कि जब अगर मैं आपको कह दूं कि आपको आज क्या करना है, 3 मूवी देखनी है, तो आप क्या करोगे कि 3 मूवी देखनी है, 5 से 6 घंटे में आप निपटा दोगे उस मूवी को। आप क्यों निपटा रहे हो उस मूवी को? क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उसमें, आपको इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? क्योंकि उन मूवी बनाने में, एक मूवी बनाने में दोस्तों कम से कम 1.5 से 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे राइटर जो होते हैं, वो डायरेक्टर होते हैं, वो मेहनत करते हैं उस मूवी के पीछे, किस तरह जो हमारे दर्शक हैं उनको अच्छा लगे, वो उससे अट्रैक्शन हो। तो उसी तरह हम लोगों ने भी इस पे काफी वर्क किया है बाइलिंगुअल पे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में मजा आए। कुछ तो इतने वीर बच्चे होते हैं कि 2x पे वीडियो लगा के पूरा मूवी जो है 1.5 घंटे में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि उनको मजा आ रहा है। और ये बात राइटर और डायरेक्टर को भी पता है कि कहाँ पे रोमांटिक सीन डालना है, कहाँ पे एक्शन सीन डालना है, ताकि बच्चे क्या हो कि अट्रैक्ट हो। उसी तरह हमारा और आपका रिश्ता भी क्या है, ये ऑनलाइन के माध्यम से है। जब तक हम आप एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, एक अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तब तक क्या होता है कि आपको मन नहीं लगेगा। तो आपको क्लास में एक अच्छा क्या हो कि इंटरेक्शन हो, उसके लिए पूरी तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। देर आए दुरुस्त आए, फुल्ली आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल कोर्स लाया गया है बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर का। मैं आप लोगों को एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगा और एग्रोनॉमी के आज कंप्लीट सिलेबस का अभी डिस्कशन होने वाला है। ओके, तो एग्रीकल्चर में हम लोग एग्रोनॉमी, जिसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं, उसके अंदर हम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले होते हैं जो मैंने बताया। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे जो कि 3 क्रेडिट का होता है। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना होता है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। जो फसल विज्ञान है वो किस प्रकार मौसम पे डिपेंड रहता है, मौसम के परिवर्तन से क्या फसल पे प्रभाव पड़ सकते हैं,
या कौन से मौसम में हमें कौन सी फसलें लगानी चाहिए, ये सारी की सारी बातें किस में हम अध्ययन करते हैं, तो इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज में। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, उस सिलेबस को हम लोग आगे डिस्कस करें। इस लेक्चर को आगे हम प्रोसीड कर रहा हूं। तो चलिए इसमें हम लोग फर्स्ट क्या पढ़ने वाले होते हैं, आइए देखते हैं। तो जो एग्रोनॉमी का सिलेबस है, तो पहला क्या है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। क्या है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, यहां लिखा गया AGR 111। 111 का मतलब समझिए आप लोग क्या होता है। जो फर्स्ट वाला 1 है, इसका अर्थ ये है कि फर्स्ट ईयर, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो। और यहाँ पे क्या होता है, सेमेस्टर वाइज चलते हैं। जो एग्रीकल्चर होता है, बेसिक एग्रीकल्चर, ये सेमेस्टर वाइज चलता है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 2 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में एक मिड टर्म होता है। ओके, तो क्या होते हैं कि फर्स्ट 1 का मतलब है कि आप किस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो। सेकेंड 1 का मतलब है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो। एंड थर्ड 1 का मतलब होता है कि सब्जेक्ट कोड क्या है आपका, फर्स्ट है। तो AGR 111 के सिलेबस को अब हम डिस्कस करेंगे। समझ गया आप, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड फर्स्ट है किनका, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान और इनके मूल तत्व। ओके, ये सब्जेक्ट कोड है पहला, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना होता है। चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। तो हम इनमें किन किन टॉपिक को कवर करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट फर्स्ट है, आपको इसमें पढ़ना होता है एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, सस्य विज्ञान और इनके कार्य क्षेत्र। ओके, ये हमें पहला जो टॉपिक है, पहला यूनिट है जो आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में पढ़ना होता है कि एग्रोनॉमी और इनके कार्य क्षेत्र क्या है, एग्रोनॉमी का काम क्या है, ये डिफिनेशन जानेंगे हम। और इनके कार्य क्षेत्र क्या है एग्रीकल्चर में, वो सारी चीज हम इस एग्रोनॉमी के फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड है आपका क्रॉप न्यूट्रिशन, फसल पोषण, मेन्योर उर्वरक एंड खाद, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या है, पोषक तत्व दक्षता। यानी कि सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना होता है फसल पोषण। हम लोगों को पोषण कहाँ से मिलता है, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तब हम लोगों का एक अच्छा वृद्धि विकास होता है। तो पौधे भी क्या है, सजीव हैं, उनको भी क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो वो ग्रो करेगा, अच्छा वृद्धि विकास होगा, अच्छा तो वो अच्छे अच्छे फल देंगे। ऐसा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेडिशन बन चुका है कि पहले हम लोग क्या करते थे, अगर आप लोग भी पौधे लगाते हो, आज पौधा लगा दिया तो अच्छे से पानी देते हैं, 5 दिन उसे देखने जाते हैं, हाँ सही 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 है, ठीक है। लेकिन फिर डायरेक्ट कब जाते हैं, 10 साल बाद, कि देखते हैं कितना गाछी में आम आया है। अरे भाई तुम उनमें पोषण दिए ही नहीं, उन्हें फर्टिलाइजर आप दिए ही नहीं, 10 साल आप कहाँ थे, पानी दिए नहीं 10 साल आप। 10 साल के बाद हम डायरेक्ट कहाँ चले गए कि आम तो फल गया होगा, आम देखने जा रहा हूं। तो सब चीज में वृद्धि विकास के लिए अच्छा पोषण होना चाहिए, है ना। तो इसमें जानेंगे हम फसल पोषण के बारे में एंड खाद और उर्वरक के बारे में जानेंगे, कौन कौन से खाद की आवश्यकता पड़ती है और कितने प्रकार के उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पोटासिक फर्टिलाइजर, यूरिया, कितना यूरिया में नाइट्रोजन होता है, डीएपी में कितना नाइट्रोजन होता है, कितना फास्फोरस होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे सेकेंड यूनिट में। एंड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, उनमें पोषक तत्वों का दक्षता कितना होता है, ये सारी चीजें हम अध्ययन करते हैं यूनिट सेकेंड में। समझ गए आप लोग। अब ये बताइए, क्योंकि आप लोग आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके आ चुके हो, ओके, कमेंट में जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि टोटल कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जल्दी बताइए, क्योंकि आप लोग क्या कह रहा हूं, एंट्रेंस क्वालिफाई करके आए हो और आप लोग, ये बेसिक सी बातें हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि टोटल कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो टोटल कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और टोटल कितने बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था, तो आर्नन एंड स्टाउट ने दिया था। कब दिया था, 1939 ईस्वी में। क्या दिया था कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, पौधों में अच्छे वृद्धि विकास के लिए ये 17 पोषक तत्व तो होने ही चाहिए, ओके। और 4 बेनिफिशियल पोषक तत्व हैं, यानी कि 17 तो रिक्वायर्ड होने चाहिए और 4 अलग से मिल गए तो और अच्छी बात है, ओके। तो ये सारी बातें हम किसमें सीखेंगे, सेकेंड यूनिट में हम लोग सीखने वाले होंगे। चलिए, तो सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है हमें, समझ गए आप। अब यूनिट थर्ड आता है एडॉप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स,
फसल का अनुकूलन और वितरण, उसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्रॉप जियोमेट्री, प्लांट एडियोटाइप। थर्ड यूनिट में हम ये जानेंगे कि पौधों के वृद्धि विकास में कौन से ऐसे कारक हैं जो उनके वृद्धि विकास में बाधा बन सकती है। फिर क्या पढ़ेंगे हम क्रॉप जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप जियोमेट्री क्या होता है? फसल ज्यामिति। ओके, फसल ज्यामिति क्या होता है? ये क्रॉप जियोमेट्री होता है, फसल को हम किस तरह उनको लगाएं। ओके, स्क्वायर में लगाएं, ट्रायंगल में लगाएं, या अगर अंडुलेटेड लैंड है, अंडुलेटेड लैंड क्या होता है? अगर कोई जमीन उबड़ खाबड़ इस तरह, तो यहाँ पे हम फसल किस प्रकार लगाते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं कि फसल ज्यामिति। इसमें हम जानेंगे कि फसलों को हम कितने प्रकार से, किस, अगर जैसी जमीन है उसके अनुकूल हम क्या करते हैं, फसल वहां पे लगाते हैं। तो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। एडप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जैसा मौसम है, जैसा वहां का वातावरण है, हम उस टाइप के फसल को लगाएंगे, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण। ओके, ऐसा नहीं कि खरीफ का टाइम है, हम इसमें गेहूं लगा रहे हैं तो उपज कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि गेहूं कब लगते हैं? रबी सीजन में लगते हैं। कौन से टाइम में? तो अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बुआई होती है, मिड अक्टूबर के आसपास। ओके, तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे यूनिट थर्ड में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमें और क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में हमें पढ़ने हैं क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, फसल चक्र और इसके सिद्धांत। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, इसमें हमें पढ़ने होते हैं क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, फसल चक्र। फसल चक्र हम क्यों अपनाते हैं? किसानों को कहा जाता है कि क्रॉप रोटेशन में फसल लगाने चाहिए। एक खरीफ जो क्रॉप से, मान लीजिए हमने धान लगाया अपने फील्ड में, तो इसके बाद जो है वो रिक्वायर्ड किए जाते हैं कि आप रबी सीजन के पल्सेज लगाओ, लेग्यूम्स क्रॉप्स लगाओ। तो इससे क्या फायदे होंगे? पल्सेज क्रॉप्स का काम क्या होता है? उनके रूट्स में गांठें पाई जाती हैं जिनमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? सॉइल में नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन अपनाने से हमें क्या होंगे कि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में स्थिरीकृत किया है, तो इससे हमें क्या होगा? नाइट्रोजन कम देने पड़ेंगे। मान लीजिए हमने धान लगाया अपने फील्ड में, खरीफ सीजन में हमने क्या कर दिया? धान लगाया। खरीफ सीजन में हमने क्या किया है कि राइस लगाया फील्ड में। तो ये क्या किया? फील्ड में हमारे फील्ड में टोटल मान लीजिए 60 केजी नाइट्रोजन था, और इसने क्या कर लिया? 40 केजी यूज कर लिया। अब कितना बचा? 20 केजी बचा। अगर इसके बाद हम रबी क्रॉप्स में क्या करें? गेहूं लगा दें, तो 20 केजी तो इनको सॉइल से मिल जाएगा, बट एक्स्ट्रा अलग से हमें डालना पड़ जाएगा फिर से 40 केजी। तो अगर हम रबी क्रॉप्स में गेहूं न लेकर कोई पल्सेज क्रॉप्स ले लें, ओके, अगर हम पल्सेज क्रॉप्स लेते हैं तो वो क्या कर देगा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देगा कुछ ना कुछ। मान लीजिए 20 केजी वो सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दे, तो फिर हम खरीफ क्रॉप जो लेंगे देन रबी के बाद, तो उसे क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन हमें सॉइल में कम अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने लेग्यूम क्रॉप लगाया तो 20 केजी इसने फिक्स किया, तो टोटल कितने हो गए? 40 केजी। और फिर हमने खरीफ में फिर से राइस लगाया, तो इनको सॉइल से 40 केजी मिल ही गया नाइट्रोजन। तो अब हम क्या इसे अलग से नाइट्रोजन देंगे? नहीं देंगे। किसान का यूरिया बच गया, क्योंकि नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए किसान क्या करते हैं? यूरिया ही रिकमेंडेड करते हैं। यूरिया में कितना केजी नाइट्रोजन होता है? जल्दी से बताइए, आप लोग एंट्रेंस क्वालिफाई करके आए हो तो 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यानी कि 100 केजी यूरिया में 46 केजी क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? यूनिट 4 में जानेंगे, और इन्हीं के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। इसलिए हम क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं, समझ गए आप लोग। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम, पैटर्न, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है कि एक साथ कई फसलों को लगाना। अगर एक साथ हम 2 फसलों को लगाते हैं उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ओके, ये सारी चीजों के बारे में हम यूनिट 4 में समझेंगे। फिर यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना होता है वो समझिए। गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स। यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना होता है? यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज इन प्रॉब्लमेटिक एरियाज एंड हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप्स। यानी कि ऐसी भूमि जहां पे क्या है? सलाइन सॉइल है। सलाइन सॉइल पे हमें क्या करना है कि उपज लेना है, फसल लगाने हैं, तो हमें वहां पे कौन से आइडियाज, कौन सी टेक्नोलॉजीज अपनानी होंगी? समस्याग्रस्त, यानी कि समस्याग्रस्त जहाँ पे क्या है? प्रॉब्लमेटिक एरियाज है। मान लो कि कोई लिया जमीन है, बहुत ज्यादा पानी लग रही है, तो वहां पे हम गेहूं तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? खरीफ सीजन में
धान की बुआई करेंगे, क्योंकि धान जो राइस है इनको सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, तो वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे समस्याग्रस्त क्षेत्रों में फसल को लगाने के लिए। फसलों की कटाई और मराई कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम यूनिट 5 में सीखेंगे। ओके, आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। यूनिट 6 में हमें पढ़ने हैं, यूनिट 6 में आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ क्रॉप एंड फील्ड क्रॉप्स, ओके, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल एवं खेती की फसलों का अर्थ और फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण क्या है, इसमें हम जानेंगे कि फसल को कितने फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। जैसे लिग्यूमिनेसी फैमिली में हम लिग्यूम्स क्रॉप के बारे में अध्ययन करते हैं। खरीफ जो फैमिली है, जितने भी ग्रासेस फैमिली है, इनको कौन से फैमिली में रखा गया है, तो ग्रेमनी फैमिली में। जितने भी ग्रासेस वाली फैमिली है, जितने भी फील्ड क्रॉप्स हैं, इनको हम किस में रखते हैं, अनाज वाली फसलों को, तो खरीफ वाले फैमिली जो है किसमें, तो जल्दी बताइए किसमें, अरे भूल गए आप लोग, लिग्यूमिनेसियम किसमें रखेंगे, लिग्यूमिनेसियम किसको रखते हैं, दलहनी फसलों को, समझ गए। और जो जितने भी ग्रासेस वाली फैमिली है या जितने भी अनाज वाली फैमिली है, उसको हम किसमें रखते हैं, ग्रेमनी फैमिली में। अब याद रहना चाहिए आप लोग, जब एक चीज आप लोग बता दी जाए तो आप लोग क्या करना है, याद रखना है। ओके, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सीड एंड सोइंग, बीज की बुआई और बीज की बुआई। उसके बाद 8वां यूनिट आप लोगों को क्या पढ़ना है, टिलेज एंड तिल, जुताई। ओके, फिर जो 9th यूनिट है एग्रोनॉमी 111 का जो लास्ट यूनिट है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षण कृषि। संरक्षण कृषि क्या है, जो हमारे एंसेस्टर जिस मेथड से एग्रीकल्चर कर रहे थे, फार्म या जो फार्मिंग सिस्टम्स थे, जिसे आजकल क्या है बहुत सारे इंप्लीमेंट्स निकल गए, फार्मिंग इंप्लीमेंट्स, तो हमारे एंसेस्टर के पास तो ये सब चीज थे नहीं, तो फिर से हमें क्या करना है, पुराने ट्रेडिशन पे हमें एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर खेती करना है। ओके, तो यही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, हमें मृदा का बचाव करना है, संरक्षण करना है, इन्वायरमेंट का क्या करना है, संरक्षण करना है, समझ गए। तो ये सारी चीजें हम किस में जानेंगे, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इन्हीं को कहा गया है संरक्षण कृषि। मृदा कटाव को कैसे रोके हम, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे हमारे प्रति अनुकूल बनाएं, वो सारी चीजें हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जानेंगे। तो हम लोगों को फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं, टोटल 9 टॉपिक पढ़ने हैं, 9 यूनिट पढ़ने हैं, जो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले होंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीजें बताई गई हैं। अब जो एग्रोनॉमी में आप लोगों को पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, समझ गए। इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे क्या, फर्स्ट ईयर में हो आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर में हो अभी आप लोग, और सब्जेक्ट कोड क्या है आपका, सेकेंड है ये। और इनका क्रेडिट क्या है, 2 क्रेडिट का है ये, 1+1 होता है, 1 थ्योरी होता है और क्या होता है, 1 प्रैक्टिकल होता है। आप लोगों का एक वीक में जो क्लासेस मिलती हैं उनको क्रेडिट कहा जाता है, समझ गए, ये 2 क्रेडिट का क्लास होता है। चलिए, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान का अर्थ एवं कार्य क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, समझ गए कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के क्या अर्थ हैं, इनमें क्या क्या मौसम के बारे में हम लोग बेसिकली इतना समझिए आप लोग जनरल। अगर मैं आप लोगों को एक आसान भाषा में समझाऊं तो हमें क्या करना है, फसल लगाते हैं, फसल से उपज लेते हैं, तो उनपे मौसम का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो एग्रोमेट्रोलॉजी में करेंगे। ओके, फिर सेकेंड यूनिट है आप लोगों का अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, पृथ्वी वायुमंडल और इसकी संरचना, स्टैंड एंड स्ट्रक्चर। ओके, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये कितने संरचना में बटे हुए हैं, जैसे क्या है आपका सबसे निचला तल क्या है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद क्या है मेसोस्फेयर, फिर क्या है लास्ट में देन थर्मोस्फेयर। तो ये इनकी संरचना, अर्थ एटमॉस्फेयर कैसे बना है, ये कैसे एक्सटेंड करता है, ओके, इनकी जो विस्तार है वो कितने, जैसे कि ये क्या है आपका 16 से 18 किलोमीटर पे क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर है, 50 से 52 किलोमीटर पे क्या है आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, देन क्या है आपका थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर के नीचे क्या होता है, आयनोस्फेयर पाया जाता है, जहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, रेडियो कम्युनिकेशन इसी आयनोस्फेयर में होते हैं, समझ गए आप लोग। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले होंगे, अर्थ एटमॉस्फेयर में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, फिर आगे हमें क्या पढ़ना होता है, आगे है आपका थर्ड यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
वायुमंडलीय दाब, फिर इट्स वेरिएशन एंड विथ हाइट, यानी कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, ये सारी चीजें हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फिर है चौथा यूनिट विंड, हवा, टाइप्स ऑफ विंड, कितने प्रकार के विंड होते हैं। सिंपल सा आप ये समझिए कि जो जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है ये आपका कमरा है, आप इस कमरा में क्या करते हो, इस यहाँ पे स्टडी करते हो, ये आपका स्टडी टेबल है, आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो बैठ के। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या विंडो है, तो जिस डायरेक्शन से जो हवा है आपके कमरे में एंटर कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विंड वार्ड कहेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन से हवा आपके रूम में इंटर कर रहा है तो इसे विंड वार्ड कहेंगे। और यहाँ पे आपका गेट है, ओके, इस डायरेक्शन से हवा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, ली वार्ड कहेंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन से हवा आपके रूम में इंटर करे उसे हम विंड वार्ड, और जिस डायरेक्शन से हवा रूम से बाहर निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं, ली वार्ड कहते हैं। समझ गए आप लोग। तो इसमें हम हवा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। डेली एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ विंड स्पीड, जो डेली होता है और जो सीजनल विंड वेरिएशन, सीजनल अभी जो है वो हवा का मौसम कम है, ओके, पतझड़ जनवरी फरवरी टाइम में क्या होता है हवा ज्यादा तेज चलता है, तो सीजनल विंड, ओके, उनके वेरिएशन के बारे में, और विंड स्पीड जो सीजनल वेरिएशन आएंगे उनमें उनका विंड स्पीड क्या होता है वो जानेंगे। साइक्लोन चक्रवात क्या है, और एंटी साइक्लोन क्या है, प्रति चक्रवात क्या है, एंड लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या होगा, हमारा फोर्थ यूनिट होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों का ये फिफ्थ यूनिट है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। ओके, तो सोलर रेडिएशन में आप लोगों को पहले सौर विकिरण का डिफिनेशन बताऊंगा, इनके परिभाषा पढ़ने होते हैं, फिर सोलर कांस्टेंट, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन क्रॉप्स। तो सौर विकिरण क्या है, सौर विकिरण के परिभाषा को हम लोग समझेंगे। सोलर रेडिएशन बेसिकली क्या है, आप लोग ये समझो सौर विकिरण क्या होते हैं। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, मान लिया जाए यहाँ पे ये क्या है कि सनलाइट आ रहा है, ओके, तो क्या है सोलर रेडिएशन में, आप लोग एंट्रेंस में भी पढ़े होंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ये क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 मिनट तक अगर 1.94 कैलोरी एनर्जी अगर पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि सौर विकिरण। ओके, सौर विकिरण, तो सौर विकिरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके सोलर कांस्टेंट के बारे में जानेंगे, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसमें हम एल्बिडो के बारे में भी जानेंगे कि सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, तो आइस का होता है। आइस का एल्बिडो कितना होता है, 90% होता है। ओके, यानी कि ये क्या करता है, एल्बिडो का अर्थ होता है कि रिफ्लेक्ट द लाइट, जो सनलाइट, ये मान लीजिए आइस का तल है, यहाँ से सनलाइट आया और यहाँ से क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट कर दिया गया, तो ये क्या आया, ये इसका एल्बिडो मान लीजिए, ये क्या हो गया, एल्बिडो हो गया, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइस क्या करता है, 90% तक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ओनली 10% लाइट एब्जॉर्ब होते हैं। फिर वहीं पे बात कर लेंगे हम चारकोल, तो चारकोल का एल्बिडो कितना होता है, चारकोल क्या होते हैं, कोयला, इसका कितना होता है 4%, यानी कि ओनली 100% में से 4% लाइट रिफ्लेक्ट कर पाता है, 96% लाइट ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हम जानेंगे एल्बिडो के बारे में सोलर रेडिएशन में। ओके, सौर विकिरण में हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे, जो आपका यूनिट नंबर 5 होगा। फिर यूनिट नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले होंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन्वर्जन, लैप्स रेट क्या होता है, लैप्स रेट ये होता है क्या है, लैप्स रेट क्या है कि ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन। ओके, तो लैप्स रेट क्या है, इसमें हम लोग ये जानते हैं कि ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं, ओके, जो पृथ्वी तल से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो जो लैप्स रेट है टेम्परेचर में किसके अनुसार गिरावटें आएंगी, कितनी आएंगी, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या होता है,
टेम्परेचर में गिरावट आएगा। जो जो हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में कितना गिरावट आएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर में गिरावट आता है। वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ टेम्परेचर, एनर्जी बैलेंस ऑफ अर्थ, ओके, पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन, ये हम किस में पढ़ने वाले होंगे, तो यूनिट 6 में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 7 में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, यूनिट 7 में पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता, कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन, वेपर प्रेशर, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट एंड क्लाउड, इन सब का कैसे फॉर्मेशन होता है, ड्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू को क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, ओस का निर्माण। उसके बाद क्या होता है, कोहरा। उसके बाद फ्रोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो धुआं, फ्रोस्ट क्या होते हैं, बेसिकली ये समझिए कि ठंड के टाइम में जब एकदम झीसी झीसी, जिसे हम ओस कहते हैं, पहले समझिए पहला फॉर्म क्या है ओस का। ओस हल्का सा जब गहरा होता है तो आपको ऐसा लगेगा, जब आप स्किन को टच करते हो तो आपको पानी जैसा फील होगा कि चेहरे पे क्या है कि वाटर जैसा एकदम फाइन लेयर आपके फेस पे एयर सॉरी वाटर फील होता है। तो वो क्या होता है आपको कि मिस्ट होता है, ओके। फॉग के बाद क्या होता है, सबसे थिन क्या होता है, फॉग होता है धुआं जैसा, फिर मिस्ट होता है, फिर फ्रोस्ट, फ्रोस्ट समझ के जो आइस गोला होता है, जो विदेशों में लोग क्या कहते हैं आइस का गोला बनाकर खेलते हैं, ठीक है, फ्रोस्ट। फिर क्लाउड, किस तरह क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, किस तरह वर्षा बनती है, वो सारी चीजें हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे। चलिए आगे आप देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी में। फिर आगे हम इसमें पढ़ेंगे प्रिसिपिटेशन, प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन, ओके, यानी कि वर्षा और वर्षा की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, कितने प्रकार के वर्षा होते हैं, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सच एज रेन, स्नो, स्लिट एंड हेल, क्लाउड फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, किस प्रकार हम क्या होता है कि अगर काफी दिनों तक बारिशें नहीं होती है तो आर्टिफिशियल रेन भी कराए जाते हैं। सबसे पहले ये चाइना में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि चाइना में इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चाइना क्या है, चाइना में अगर काफी टाइम से बारिश नहीं हो रही है तो दो टाइप के क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। एक होता है कि गर्म बादल, एक होता है ठंडा बादल। अगर हमें ठंडा बादल बनाना है, ओके, कोल्ड क्लाउड, तो हम क्या करते हैं, AgI सिल्वर आयोडाइड का हम क्या करते हैं यूज करते हैं, तो हमें ठंडे बादल का फॉर्मेशन कर पाते हैं। या हमें अगर गर्म बादल बनाना है हॉट क्लाउड, तो हम क्या करते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज करके गर्म बादल बनाया जाता है। तब क्या होता है, इनसे वर्षा कराई जाती है। ये हम किसमें पढ़ेंगे, वर्षा के बारे में, वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, रेन के बारे में जानेंगे हम, और किस तरह क्लाउड का फॉर्मेशन किया जाता है, ये सारी चीजें हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद 9 में पढ़ेंगे, यूनिट 9 में मानसून, मानसून फिर मैकेनिज्म एंड इम्पोर्टेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर, ओके, मानसून, मानसून के महत्व, भारतीय कृषि में किस प्रकार ये अपने महत्व को दिखाते हैं वो पढ़ेंगे हम। वेदर हिजार्ड पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर एंड वेदर रिलेशन, यानी कि कृषि विज्ञान का किस प्रकार मौसम से किस प्रकार रिलेशन है, यानी कि अगर रबी का सीजन है तो हम रबी के सीजन में जो ससेप्टेबल क्रॉप्स होंगे वो क्रॉप्स हम नहीं लगाएंगे, कि मतलब पता चला कि जो खरीफ के क्रॉप्स है राइस, इनको कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 21 से 35 डिग्री सेल्सियस इनके सीड को जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए। बट आपके रबी सीजन में टेम्परेचर कितना है, तो -15 है, यानी कि 15 से कम है, 11-12 है, 20 है मान लीजिए, तो जो आपका राइस का सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको फेवरेबल टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा है। तो फेवरेबल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम फेवरेबल क्रॉप्स लगाएंगे, वो सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे और जानेंगे। फिर अगला यूनिट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप, माइक्रो क्लाइमेट, क्लाइमेटिक नॉर्मल फॉर क्रॉप एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम जानेंगे किसमें, फसल सूक्ष्म जलवायु में संशोधन, फसल और पशुधन उत्पादन के लिए जलवायु सामान्य, ये सारी चीजें हम यूनिट 10 में जानेंगे। फिर आपका जो यूनिट है 11, इसमें हम पढ़ते हैं वेदर फोरकास्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी किसान के लिए कि वेदर फोरकास्टिंग समझना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर के पर्पज से आपको ये बताने हैं कि कितने प्रकार के वेदर फोरकास्टिंग होते हैं, तो 3 प्रकार के वेदर फोरकास्टिंग होते हैं, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज।
तीन प्रकार के वेदर फोरकास्टिंग होते हैं। तो शॉर्ट रेंज क्या होता है, 1 से 3 दिनों का होता है। मिड रेंज क्या होता है, 3 से 5 दिनों का होता है। एंड 3 से 10 दिनों का होता है। एंड लॉन्ग रेंज क्या होता है, मोर देन 10 डेज होता है। तो क्या होते हैं कि एग्रीकल्चर पर्पज से मिड रेंज का ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि फसल उत्पादन में कौन से वेदर फोरकास्टिंग को ध्यान में रख के फसल लगाए जाते हैं, तो मिड रेंज वेदर फोरकास्टिंग को, इनको ही देख के लोग क्या करते हैं, फसल लगाते हैं। और इनको ही देख के लोग क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं। क्या हुआ कि अगर किसान को ये पता नहीं है कि कल बारिश होने वाली है, आज वो फसल की कटाई कर दे और वो खेत में छोड़ दे फसल को, तो सारा का सारा फसल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उनसे जितने भी मिलने वाले थे अनाज, वो सारे के सारे पानी में खराब हो जाएंगे। इसलिए किसान को ये ध्यान रखना होता है कि वेदर फोरकास्टिंग क्या रहने वाला है उनके एरिया में, उनके पार्टिकुलर एरिया में। ओके, डीडी नेशनल न्यूज आता है तो उसमें सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग बताया जाता है कि आज यहाँ का टेम्परेचर ये रहने वाला है, आज यहाँ का मौसम ऐसा है, अगले 3 दिन मौसम ऐसा रहेगा और अगले 5 दिन मौसम ऐसा रहेगा। तो एग्रीकल्चर के लिए मिड रेंज वेदर फोरकास्टिंग यूजफुल होते हैं। तो इसमें हम वेदर फोरकास्टिंग के बारे में जानेंगे। इसका अर्थ क्या है, मौसम पूर्वानुमान। टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, कितने प्रकार के वेदर फोरकास्टिंग होते हैं, तो हमने बताया 3, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज। देयर यूजेज, इनके क्या यूज होते हैं, क्लाइमेट चेंज, ओके, फिर क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रीजनल एंड नेशनल एग्रीकल्चर। अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए तो रीजनल, जो हमारे क्षेत्रीय एग्रीकल्चर हैं उन पे, और हमारे जो विश्व स्तरीय जो एग्रीकल्चर क्षेत्र हैं उन पे क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें जानेंगे। फिर एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। 2 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हमको पढ़ने हैं, 2 एग्रो क्लाइमेटिक इकोलॉजिकल रीजन। ओके, 2 एग्रो क्लाइमेटिक इकोलॉजिकल रीजन, पहला तो इंडिया का, दूसरा उत्तर प्रदेश का। तो इंडिया में टोटल कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन है, टोटल कितने हैं इंडिया में, टोटल 20। ओके, कितने हैं 20, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 8। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले होंगे किसमें, तो यूनिट 8 में। ओके, चलिए हिंदी भी पढ़ दे रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान के प्रकार और उनके उपयोग, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कृषि पर इसका प्रभाव, भारत और उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र के बारे में हम यूनिट 11 में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए हम लोगों को टोटल कितना पढ़ना था, टोटल कितने पढ़ने थे, टोटल हम लोगों को 11 टॉपिक पढ़ना है, समझ गए। टोटल 11 टॉपिक पढ़ने हैं इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज में। और जो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है इसमें टोटल हम लोगों को कितने 8 यूनिट पढ़ने थे, समझ गए। तो किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई है। इनसे पहले जो है ओवरऑल सिलेबस जो पूरे बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एक्सटेंशन है, प्लांट फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, सारे सिलेबस का डिस्कस आप लोगों को कराया जा चुका है। अगर आप हमारे कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हो, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर का बैच डीएनएस द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है नवोद्भव 3.0 में, तो आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर से डीएनएस, आप स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, डीएनएस एडुकेयर, ओके, एडुकेयर, डीएनएस एडुकेयर ऐप को आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर पड़ा होगा, लिख लीजिए आप लोग 6387986764। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस टाइम में आप लोगों के सेवा में तत्पर है। ठीक है, आप लोग इस टाइम में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए कि बैच में आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर की तैयारी नहीं कराई जाती होगी, वो भी बाइलिंगुअल फुल फ्लेश में तैयारी कराई जाएगी। और आप हमारे बैच से ज्वाइन होना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो और अपने
इसे दोस्त तक, अधिक से अधिक दोस्तों तक आप इसे शेयर करवाइए और इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।